आपको बताती चलूं कि कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर से बढ़ने लगा है। जी हाँ, दिल्ली में, जो हमारी राजधानी दिल्ली है, उसमें 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले नियमों का पालन करने के लिए कहा, लेकिन जब नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा था, तो अब 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया है पूर्ण रूप से। मेरठ में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको बार बार इस चीज के लिए सतर्क कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन लग जाए, फिर से हमें घरों में कैद होना पड़े। इसलिए आप लोग अभी से नियमों का पालन करें। हमारे मेरठ शहर में आप सभी जानते हैं कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी को जो है घरों में रहने के लिए कहा गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी मास्क लगाना जैसे शुरू ही नहीं हुआ है। कुछ चुनिंदा लोग ही मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगाने से मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कोरोना से ही बचाव नहीं है, सर्दी से भी बचाव आपका हो रहा है, साथ में प्रदूषण से भी बचाव हो रहा है। मास्क को ये सोचकर ना लगाएं कि हमें कोरोना से बचाव करना है। मास्क को ये सोचकर लगाएं कि हम अपने परिवार की जान है और हमें अपने परिवार को बचाना है। हमें सेफ्टी करनी है अपनी और अपने परिवार की, और अपने शहर को हमें लॉकडाउन से बचाना है। तभी आप मास्क लगा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि कोरोना पेशेंट फिर से आने शुरू हो गए हैं, और संपर्क में आने के साथ साथ आप दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जब आएंगे तो आप लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर हमने किस तरीके से झेली है। अपने अपने प्यारों को भी, बहुत से अपने सगे संबंधियों को खोया है, और कोरोना की तीसरी लहर हो सकता है उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। और जो आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन, जो नया वायरस, एक तरीके से कोरोना की तीसरी लहर ही उसको बोल सकते हैं, वो भी दस्तक दे रहा है। तो मैं आप लोगों को मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी बार बार कि आप लोग सतर्क रहें। दोबारा से ऐसा माहौल ना बनाएं कि हम सबको फिर से घरों में कैद होना पड़े। कोरोना के पेशेंटों की संख्या बढ़ने लगी है। आप लोग नियमों का पालन करें, अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और अपने मेरठ शहर को कोरोना से और लॉकडाउन से बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर। सभी देशवासियों को, सभी मेरठ वासियों को नववर्ष 2022, लोहड़ी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को इस नववर्ष के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए कुछ आग्रह करना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन नाम का कोरोना वायरस फिर से भारत में पैर पसार रहा है। हमें उससे बचकर अपने कार्य को करना है, और 2022 में चूंकि चुनाव हमारे सर पर है और हमें पुणे उत्तर प्रदेश में भयमुक्त राज्य के लिए, भयमुक्त वातावरण के लिए और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी को पुणे चुनकर नववर्ष का तोहफा देना है। मेरा सभी मेरठ महानगर के, पूरे जिले के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस चुनावी अभियान में, चुनावी हवन में अपनी शक्ति की सामग्री डालकर इस हवन को संपूर्ण बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं हेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ। मैं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त मेरठ नगरवासियों को और समस्त गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ के सभी दुकानदार भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और परमपिता परमेश्वर से आपकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए नव वर्ष हमारे लिए खुशियां लेकर आए, ये अपनी ऐसी आशा है। क्योंकि पिछली वर्ष नव वर्ष बहुत ज़्यादा कोरोना लेकर आया था। इस वर्ष परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना ज़्यादा लेकर ना आए और नष्ट हो जाए। परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करें। नसीर यामीन मलिक, महानगर अध्यक्ष मेरठ, यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से नए वर्ष की शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। और मैं एक अपील करना चाहता हूं
देश में जो हालात हैं कोरोना के, उसमें जो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें और सभी देशवासी अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। मेरा नाम हाजी शारिक है, मैं शहर का अध्यक्ष हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से, और मैं सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को मेरठ दर्शन चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले 2022 का जो नया साल आ रहा है, मैं इसकी भी सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये अभी हमारे बीच फिर से कोरोना बीमारी की जैसे आवाज़ आ रही है और लहर चलने की संभावना है, मैं सभी देशवासियों से और सभी शहरवासियों से कहता हूँ कि प्रोटोकॉल का पालन करें, अपना मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। मैं मंसूरुल इस्लाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल शहर प्रभारी। मेरठ दर्शन के माध्यम से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं सभी देशवासियों से कि जो ये कोरोना महामारी दोबारा आई है, इससे बचें और मास्क का प्रयोग करें। और अपना जो ऊपर वाले से भी मेरी दुआ है कि जो पिछले साल गया है ये खुशहाली भरा आए, सब परिवार में खुश रहें और सबके काम अच्छे चलें। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को आने वाले नव वर्ष की असीम शुभकामनाएं। सभी सुख, समृद्धि, वैभव, यश, स्वास्थ्य लाभ सभी करते रहें और ये जो हमारा नव वर्ष है इसमें सभी खुश रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। सभी को पुनः सब हंसते मुस्कुराते रहें। मैं अपने मेरठ वासियों को, तमाम क्षेत्रवासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमने देखा 2021 का साल कोरोना काल के नाम से जाना गया और हमने कितने खतरे सहे, कितने प्रियजनों को खोया, लेकिन फिर भी अपने हिम्मत के साथ और कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमने इस पर काफ़ी कुछ काबू पाया। एक बार फिर से, जैसा कि आपको विभिन्न समाचारों से ज्ञात होता होगा कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने एक बार देश में फिर से कोरोना लहर का खतरा बढ़ाया है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी लोग, जैसे पूर्व में हमने अपने कोरोना नियमों का, सामाजिक नियमों का पालन किया, जिसमें कि लगातार मास्क बना के रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, 2 गज की दूरी और हाथ को बार बार सैनिटाइजर से या साबुन से धोना, अगर हम इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो हमें विश्वास है कि हम सब चिकित्सक और सब मिलकर, आप लोग मिलकर इस कोरोना की तीसरी लहर को भी हम मात देंगे। मेरी सभी आप लोगों से इस नए साल के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और साथ ही एक अपील भी है कि इसको गंभीरता से लें, डरना नहीं है, लेकिन सचेत रहकर हम इस बीमारी से लड़ना है, मिलकर लड़ना है और अवश्य हम इस पर फिर से विजय प्राप्त करके एक नए 2022 में नए साल को एक अच्छी तरह से मना पाएंगे। मैं पुनः अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मेरठ दर्शन के माध्यम से नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहती हूँ ये आने वाला नया साल 2022 सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए और सभी भाईचारा बना के रखे और सभी के नई साल की खुशियों मतलब जीवन में आए। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये जो हमारी प्रियंका दीदी ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं ये कहूँ कि 2022 सभी के लिए, लड़कियों के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अपना हौसला बुलंद बना के रखें। जय हिंद, जय। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज से। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन की घोषणा के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग तेजी से कर रहा कार्य। टीबी मरीजों को खोजकर किया गया इलाज, पाई गई सफलता। प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गुलशन राय ने दी जानकारी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसके प्रथम दिन छात्र छात्राओं को बताए गए फिल्मों से जुड़े हुनर। थाना भावनपुर क्षेत्र में 30 दिसंबर को हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, लूट के माल सहित आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता के माध्यम से एसपी देहात ने दी जानकारी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुश्ती स्टेडियम में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय पुरुष व महिला कुश्ती प्रतियोगिता रुस्तमे जमादारा
सिंह प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें महिला व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर खाना लेकर जा रहे सोलोना गांव के किसान को सेंट्रो कार ने मारी टक्कर, किसान की मौके पर मौत। परिवारजनों ने शव को हाईवे पर रखकर लगाया जाम, किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस, भीड़ को कराया शांत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। थाना लिसाड़ी गेट निवासी पीड़ित महिला परिवारजनों के साथ पहुंची एसएसपी कार्यालय, ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग का लगाया आरोप। कहा पति 5 माह का बच्चा छीनकर हुआ फरार, परिवारजनों के साथ ससुराल पक्ष ने की मारपीट। 40 दिन पहले जय भीम नगर में एक मकान गिरने से एक बच्चे की हुई मौत, परिवारजनों को अब तक नहीं मिला इंसाफ। परिवार सड़क पर टेंट लगाकर कर रहा जीवन बसर। आज परिवारजन लगभग 200 लोगों के साथ पहुंचा एसएसपी कार्यालय, कहा जब तक नहीं मिलेगा इंसाफ नहीं जाएंगे घर। अब खबरें विस्तार से। टीवी एक जानलेवा बीमारी है, ये आप सब लोग जानते हैं कि टीवी इतनी खतरनाक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से दूसरे को लग जाती है। काफी समय से टीवी की बीमारी चलती आ रही है, लेकिन टीवी अब लाइलाज नहीं है, उसका इलाज ढूंढ लिया गया है। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2025 तक अपने पूरे देश को टीवी मुक्त बनाना है। तो उसी कड़ी में सभी जो है पूरी तेजी से रफ्तार में कार्य कर रहे थे और टीवी के मरीजों को ढूंढ कर उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बताती चलूं, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक टीवी के 11,405 मरीजों को ढूंढा गया सर्वे के दौरान, जिसमें से 18 साल से कम उम्र के 800 बच्चे थे। बहुत सी संस्थाओं ने बहुत पूर्ण योगदान के साथ 1800 बच्चों का जब इलाज किया गया, तो आज के समय में, आज की डेट में 600 बच्चे टीवी से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। इलाज के बाद अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। 200 बच्चों का इलाज चल रहा है। साथ साथ ये भी बताती चलूं कि टीवी मुक्त अपने देश को बनाने के लिए सभी सरकारी संस्थाओं द्वारा भी शपथ ली गई। जिलाधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग और बहुत सी सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी में शपथ ली गई कि पूर्ण रूप से अपना योगदान देंगे। टीवी मुक्त अपने देश को बनाने के लिए सभी अपना पूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं। जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में सभी ने शपथ ग्रहण की। साथ साथ टीवी मुक्त अपने देश को बनाने के लिए सभी ने कहा कि आगे हम जागरूक भी करेंगे। अगर कोई टीवी पेशेंट मिलता है तो उसको भी जो है इलाज कराने के लिए पूर्ण रूप से जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्ण रूप से जो है टीमें गठित की गई हैं। हर CSC, PSC पर भी इस चीज का इलाज चल रहा है। दवाइयां दी जा रही है, प्राइवेट भी इलाज करा रहे हैं जो पेशेंट, उनको भी 500 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। आज पूरे टीवी रोग से जुड़े सारे कार्यक्रम की जानकारी 6 रोग अधिकारी गुलशन राय द्वारा दी गई। आज मेरठ दर्शन की टीम से डॉक्टर गुलशन राय ने पूर्ण रूप से बात की और पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और टीवी मरीजों का इलाज किया जा रहा है, ताकि 2025 तक हम अपने देश को टीवी मुक्त बना सकें। की दी हुई गाइडलाइन के अनुसार चलते हुए अपना पूरा जोर लगाकर देश को 2025 तक टीबी पेशेंट हैं 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 405 टीबी के रोगी मिले हैं, जिनको के नोटिफाई करके उनका इलाज चालू कर दिया गया है। जो टीबी के रोगियों को हम इलाज देते हैं वो बिल्कुल फ्री होता है, सारी जानकारी, ताकि मरीज अच्छा हाई प्रोटीन खाना प्राप्त कर सके। मैं जिला क्षय रोग अधिकारी मेरठ के पद पर कार्यरत हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ, जो कि 3 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 तक मनाया जा रहा है, इसमें देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है, उसको हासिल करना। और टीबी एक कलंक या अभिशाप नहीं है, ये एक संक्रामक रोग है जो कि प्रॉपर इलाज से ठीक हो जाता है। ये संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेस की सहभागिता
प्राप्त करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा मैंने आपको कल बताया कि 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो थीम रखी गई है सिनेमेटोग्राफी रखी गई है, सिनेमाटोग्राफी, जिसमें छात्र छात्राओं को सिनेमा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। किस तरीके से मूवी तैयार की जाती है, किस तरीके से किरदारों को निभाया जाता है, उसके आज प्रथम दिन सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही उनको जागरूक किया गया और समझाया गया कि हर फील्ड के लिए तैयारी करना कितना आसान होता है और अपने हर किरदार को निभाने के लिए किस तरीके से तैयारी की जाती है। आज प्रथम दिन छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम में बताए गए कार्य को सीखने का पूरा अपना हुनर दिखाया। On behalf of Phillips School of Journalism and Mass Communication, CCS University, Meerut, to this inaugural session of 7th Bhavani ji, our Chief Guest Shri Tarun Rathi ji, and our main speaker Shri Ashok Srivastava ji with us today to bless us on this occasion. Now to search, teachers and educators. Our areas of specialization is top. इसके लिए मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को सबसे पहले बधाई देती हूँ कि इस तरीके का जो वर्कशॉप्स हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करते हैं, उन्हें एक अलग तरीके की लर्निंग के लिए जो जिज्ञासा है उसको ये कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स बहुत बढ़ाते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी वीसी मैम का और इसके साथ साथ मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार सर से कि वे शॉल और पौधा देकर। आज से जो हमारी कार्यशाला चल रही है 7 दिन की है और 7 दिन तक हम फिल्म निर्माण के विविध आयामों पर, इसका जो टाइटल हमने रखा है सिनेमाटोग्राफी, जो फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न एक तरह से एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे। ये जो कार्यशाला है आज से चल रही है और 10 तारीख तक चलेगी, यानी 1 सप्ताह तक है, 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और इस कार्यशाला में हमारी जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, प्रति कुलपति हैं प्रोफेसर वाई बिमला जी, और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान तरुण राठी जी, और जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी, नरेंद्र जी, ऐसे तमाम लोग इस कार्यशाला में रहेंगे। उनका मार्गदर्शन छात्रों को मिलेगा और तमाम फिल्मों से संबंधित जो बारीकियां हैं उनको सिखाएंगे। चोर बदमाशों के हौसले जिस तरीके से बुलंद हो रहे हैं, वो अपनी वारदातों को अंजाम अभी भी दे रहे हैं। अपनी वारदातों पर अब रोक लगाने का काम अभी भी चोर बदमाश नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं, 30 दिसंबर को एक व्यक्ति के साथ थाना भावनपुर क्षेत्र में लूट हुई थी, जिससे उस व्यक्ति से उसका मोबाइल भी लूट लिया गया था और उससे पैसे भी लूट लिए गए थे, जिसकी जानकारी थाना भावनपुर क्षेत्र में पीड़ित युवक द्वारा लिखवाई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक स्विफ्ट कार, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एसपी देहात ने पूरी जानकारी। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से चोर और बदमाश अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उसी तरीके से पुलिस भी पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुकी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर हो या सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हो, चोर बदमाशों को ढूंढ कर तलाश कर रही है और गिरफ्तार कर रही है। भावनपुर में गुड वर्क हुआ है, मतलब क्या मामला था और क्या कार्रवाई की हुई थी? 30 तारीख को थाना क्षेत्र भावनपुर में एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था 342-392 का, जिसमें एक स्विफ्ट गाड़ी लूटी गई थी और साथ में कुछ कैश और मोबाइल लूटा गया था। उसमें एक अभियुक्त को रमन नाम था जिसका, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। कल इसमें जो मेन दूसरा मुख्य अभियुक्त है जगमोहन उर्फ HR, जो मूल रूप से सोनीपत का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये हमारे अन्य थाना क्षेत्र नौचंदी और सरधना से भी वांछित था और 25,000 का इनामी भी है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
इनके अंदर कोई गैंग वगैरह है, किस तरह काम करते हैं? इनमें 3-4 लोगों का गैंग है, जिसमें इससे पूछताछ में बाकी और 2-3 लोगों का नाम आया है, जिसमें एक सनी काकरान है, दूसरा अतुल है, तीसरा एक कपिल करके व्यक्ति है, सुमित नाम है उसका। इन चारों व्यक्तियों का गैंग है, सबका वृहद आपराधिक इतिहास है। इसकी गिरफ्तारी हो गई है, बाकियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थैंक यू। जैसा कि मैं आपको समय समय पर बता रही हूँ कि हमारे मेरठ के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, बस उनको निखारने वाला चाहिए। जी हाँ, अभी आपको मैं बार बार दिखा रही हूँ कि क्रिकेट टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, तो वहीं मैं आपको बताती चलूँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुश्ती स्टेडियम में 2 दिवसीय पुरुष व महिला की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कुश्ती प्रतियोगिता को नाम दिया गया है रुस्तमे जमा दारा से। जी हाँ, जिसमें महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और कुश्ती में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। कुश्ती आप सभी जानते हैं बहुत पुराना, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत पुराना गेम है और सभी खेला करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा छूटा गया था। लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा फिर से इसको उभारने के लिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की इंटर कॉलेजिएट रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है, जो 2 दिनी है। आज जो है फ्री स्टाइल जो है बॉयज की और फ्री स्टाइल ही गर्ल्स की जो है ये कंपटीशन है। कल जो है वो ग्रीको रोमन होएगा और आज जो है इसमें 58 बॉयज हैं और जो है 11 लड़कियां हैं, तो जो है जिनका जो है कंपटीशन ये चल रहा है। आपका पूरा नाम? आज का प्रोग्राम यही है कि आज जो है फ्री स्टाइल बॉयज की है और जो है गर्ल्स की जो है ये इनका आज फाइनल हो जाएगा, कल ग्रीको रोमन का होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, ये कहावत तो हम काफी समय से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी इस और ध्यान नहीं देते। हमारी थोड़ी सी जल्दबाजी कह सकते हैं या थोड़ी सी लापरवाही से बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है और आप देखते रह जाते हैं। आज भी ऐसी ही घटना आई सामने। मैं आपको बताती चलूँ, दिल्ली हाईवे रोड बना हुआ है, काफी अच्छा रोड बना है, हाईवे एक्सप्रेस वे, जहाँ पर गाड़ियाँ तेज रफ्तार से आती हैं। लेकिन आज एक गांव का किसान खाना लेकर अपने खेत पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी द्वारा उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत। परिवारजनों ने पूरे हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा और परिवार को शांत करके घर भेजा। आप देख सकते हैं, थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हैं या थोड़ी सी जल्दबाजी, कितना बड़ा हादसा हो गया। एक घर का चिराग बुझ गया। पोस्टमार्टम के लिए रोड बंद रहेगा। वो बंद रहेगा भाई, मुझे बंद रहेगा, हम कह रहे हैं ना।
जो भी अभी भी हमारे समाज में है, जबकि सरकार द्वारा दहेज लेना और देना कानूनी अपराध बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी दहेज लोभी बाज नहीं आ रहे। बेटियों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनके मैके भेज दिया जाता है केवल चंद पैसों के लिए, चंद रुपए के लिए। आज भी ऐसी ही घटना सामने आई थाना लिसाड़ी गेट से। एक पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित परिवार का कहना है कि लड़की को घर भेज दिया गया, उस लड़की के एक बेटा भी था और 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। ससुराल पक्ष को जब पैसे नहीं दिए गए तो ससुराल पक्ष स्वयं ही घर पहुंच गए, महिला भी घर पहुंची और घर के जो उनकी विवाहिता थी उसके साथ और पुरुषों के साथ मारपीट हुई। काफी समझाने के बाद भी मारपीट काफी बढ़ गई। आज पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। कहा जा रहा है कि दहेज की मांग काफी समय से की जा रही है। दहेज न देने के कारण बेटी के साथ मारपीट भी की जाती थी। जब वो मैके आ गई तो मैके में भी उसके साथ मारपीट की गई और उसके भाई के साथ भी मारपीट हुई। अब देखना यह होगा कि एसएसपी द्वारा आश्वासन तो दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, कि क्या कार्रवाई की जाती है। गुलिस्ता किस लिए आए थे आप थाने पर, ये बताइए। हम अपनी बहन की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। हाँ, क्या हुआ उनके साथ? हमारे जो हमारी बहन के घर ससुराल लिया है वो आया था, उसका हस्बैंड सुबह उन्होंने कहा चल घर को। हमने कहा कि नहीं चलेंगे, तो क्या लोंडा जबरदस्ती छीन के ले गया। क्या लगा जब तुम पैसे दोगे 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जब तुम दोगे तो इस बच्चे को ले जाना और मैं इसे भी ले जाऊंगा, बच्चे को ले आऊंगा और इसे साथ में ले जाऊंगा लड़के को। हमने कहा हमने ऐसे नहीं देंगे, वो जबरदस्ती फिर भी ले गया। हमने सोचा है थोड़ी बहुत देर में वापसी ऐसे ही आ जाएगा। वो आने की बजाय उसकी अम्मी आई, उसकी अम्मी के साथ उसके भैया 2-3 भैया, ये 3-4 जने वैसे आए हमारे घर पर। हमने कहा खाला जी आ जाओ, आराम से बैठ के बात करेंगे। उन्होंने कहा नो हाँ बैठे हैं। हमने उन्हें बिठाया, हमारी अम्मी ऊपर थी, हमने इनसे कहा नीचे आ जाओ। वे ये भी नीचे नहीं आ पाई, ढंग से आई। क्या लगे कि नो तुम्हें अपने मतलब आगे बैठ के नो तुमने मेरे लड़के को मारा। हमने कहा हमने किसी को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने मारपीट। हमारे भैया ने कहा कि चलो खाला जी बैठकर आराम से बात करेंगे। उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने हमारे भैया को एकदम खींचा, भरे गली में उसे मतलब हमारे दरवाजे से खींचे और इसे एकदम से ही सब बजाने लगे। हमने बीच बिचाव करा, ये देखो हमारे भी मारा, हमारी बहन के कुछ किसी हाल से है। ये मारपीट क्यों हुई है, इनके हस्बैंड ने क्यों मारा, कि विवाद क्या चल रहा है? उसके भैया नु कह रहा है कि हमें पैसे दो, हमें दहेज दो, 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जितना भी तुमसे बन सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कर दो। हमने कहा हमारे पे नहीं हो। मायके में अभी आई है और 10 से हर बार भेज देता है वो, कभी महीने में, कभी 2 महीने में। नु आज भेज दो इसे, मतलब पैसे दे दो, मुझे 20 दे दो, कभी 30 दे दो, कभी 50। 5 महीने का लड़का सारा है इसका। उसके कपड़े नहीं ले गया, कुछ नहीं ले गया, बस नुई छीन के इस लड़की से हाथ से ले गया। मारपीट उसके 2-3 भैया, उसके 10 कितने आदमी, पूरा माहौल मतलब पूरी गली भर रही थी हमारी। हमें ये पता नहीं था कि मारने के राज से रिपोर्ट लगा दी हमने। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको दिखाया था कि 2 मंजिला मकान गिर गया था, जिसमें 6 परिवार एक साथ रहते थे और एक बच्चे की मौत भी हो गई। जी हाँ, पहले मैंने आपको घटना दिखाई थी कि पास में एक मकान बन रहा था, जिसकी नींव खोदे जाने के कारण पास में बना हुआ 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय कई बार मुआवजे के लिए और इंसाफ के लिए चक्कर काट चुका, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। इतनी कड़क जो ठंड चल रही है, आप सभी जानते हैं कि हमें अपने घरों में भी ठंड लगती है, लेकिन वो परिवार एक टेंट डालकर सड़क पर रह रहा है। आज पूरा परिवार 200 लोगों से ज्यादा सदस्यों को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा कि एक बच्चा उनके घर का उस मलबे में दबकर भी मर गया था। 6 परिवार उसमें एक साथ रहते थे, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतने ठंड के माहौल में भी वो टेंट डालकर रह रहे हैं। आज उनको इंसाफ चाहिए, अन्यथा वो जिलाधिकारी कार्यालय में पूरे परिवार सहित बैठे। कल कौन आया?
काजी का मकान बन रहे हैं, हमें वहाँ रहने के लिए दिलवा दो। ये कहा आपने अभी भैया क्या कह रहे हैं? रहने से थोड़ी ना मुझे बनना भी तो चाहिए। हमारे यहाँ पर 23 नवंबर 2021 में एक घटना हुई थी। नींव खुदाई के कारण हमारा 2 मंजिला मकान भर कर गिर गया था, जिसमें हमारे भतीजे रचित की मौके पर ही मौत हो गई थी। पर उसमें अभी तक किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं हुई है या शासन या प्रशासन की तरफ से लीपापोती की जा रही है। हमने आज भी 200 की संख्या में लोग लाकर इकट्ठा किए हैं, पर 45 दिन होने के बावजूद आज तक कोई भी किसी भी तरह की राहत या मदद के आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। और हमारा 21 सदस्यों का परिवार था, जो कि अब 20 सदस्यों का है, जिनके मतलब छर पर तरपाल के सिवा कुछ नहीं है। हम सड़क पर निवास कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अधिकारियों से हाँ जी, अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है। इतना हमारी मांग पूरी नहीं होने की जान। और अब फिलहाल जो भी लिखित में हमें जिलाधिकारी जी महोदय नहीं देंगे तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमारी जितनी भी संख्या में लोग हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी मांगे ये हैं। हमारे 6 परिवार इसमें निवास करते थे। 2 मंजिल मकान था, 10 कमरों का बना हुआ था, और जो नींव खुदाई के कारण गिर गया था। इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारी मांग है कि तत्काल 5 लाख की कम से कम 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाए, और 3 प्रधानमंत्री आवासों की सुनिश्चित कराए जाएं, जिसमें हम 3 भाई निवास कर सकें, और 3 अन्य फैमिली के लिए। यदि आज आपकी मांगे पूरी नहीं होते हैं तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा कि हम यहीं पर अपना धरना स्थल पर, मैं अरुण कुमार और मेरी पूरी फैमिली 20 सदस्यों का परिवार यहीं पर ही बैठकर अपना गुजर बसर वहाँ भी कर रहे हैं ठंड में, और यहाँ भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास तिरपाल के सिवा कुछ नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज़ मेरठ।